Hello dear students, we are going to solve question number 16 given on page number 315. Pawan Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable as follows. तो 10 rupees का face value का share, 2 rupees premium, तो total amount 12 rupees per share receive होगा. On application rupees 3, on allotment rupees 5 which includes premium, on first call rupees 2 and on second call rupees 2. So in all 4 stages में पैसा मिलने वाला है. Application 3 rupees, allotment 5 rupees and then first and final call are at equal amount, that is rupees 2. Allotment में जो 5 rupees मिलेगा इसमें 2 rupees का प्रीमियम है तो 3 rupees हमारे शेयर कैपिटल के रहेंगे. इस प्रकार से ये 10 plus 2 that is 12 rupees का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है how to generate the amount. So company is having the option either to demand rupees 12 at the time of application only or at the time of allotment and application. 2 बार में पूरा पैसा बुलाना है, 1 बार में पूरा पैसा बुलाना है, ये कंपनी पे डिपेंड करता. और हमारे जो 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन है उनमें बात सभी क्वेश्चन में या तो 4 स्टेजेस में पैसा आएगा या फिर 3 स्टेजेस में पैसा आएगा. 3 स्टेजेस में अगर पैसा आता है तो हो सकता है वहां पर फिर अपने को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहेंगे. कंपनी की बैलेंस शीट नए नॉर्म्स के मुताबिक तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है. अभी हम बैलेंस शीट कैसी बनाते थे पार्टनर्स की, एक साइड में लायबिलिटी लिखा, दूसरे साइड में एसेट्स लिख दिया. कंपनी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाती है, पहले अपनी लायबिलिटीज लिख लेगी और बाद में फिर एसेट्स लिखेंगे. तो हमें जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है हमें वैसे ही बनाना है. क्वेश्चन नंबर 16, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 इक्विटी शेयर्स. वी इशूड 10,000 शेयर्स. ये इशूड है. परमिशन आप लोगों ने लास्ट ईयर लेवल 7 में पढ़ा था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से हमें परमिशन मिलेगी कितने शेयर्स इशू करना है. आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि शेयर्स इशू करना है, 10,000 शेयर्स इशू करना है. फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें प्रपोजल पास हुआ शेयर होल्डर्स का. हम लोगों ने इस पे रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमें 10,000 शेयर्स इशू करने हैं. तो परमिशन आपने खुद ने भी डिटरमाइन किया था कि 10,000 शेयर्स लेना है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सभी कंपनी से परमिशन मिली है 10,000 शेयर्स की. अब एप्लीकेशन भले ही 12,000 शेयर्स की मिले, यू कैन अलॉट ओनली 10,000 शेयर्स. कमिटमेंट कितने का है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या फिर शेयर होल्डर्स का कमिटमेंट कितने का है, 10,000 शेयर्स का. इसी का परमिशन भी मिला हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से. हाँ, आप अगर पहले ही 12,000 शेयर्स की परमिशन मांगते और 12,000 मिलते, दैट इज अनदर थिंग. अभी परमिशन 10,000 शेयर्स के लिए मांगे हैं, एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए आए. तो हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिफंड करते थे. और अभी 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि एक्स्ट्रा का पैसा हम हमारे ही पास में रखते हैं, जिसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट. प्रपोर्शन के लिए PRO प्रो वर्ड यहां पर होता है ना, सैमसंग प्रो, तो वैसा ये प्रो है कि प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट रेट अलॉटमेंट. हमें एप्लीकेशंस 10,000 शेयर्स की लेनी है, मतलब आप अलॉट करोगे इन्हें 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने, 12,000. तो दोज हु आर अप्लाइंग फॉर 12,000 आर अलॉटेड 10,000 शेयर्स. अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कहीं पर भी इसमें डिफिकल्टी नहीं जाएगी, लेकिन जो आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करोगे उसमें ऐसे भी डिफॉल्टर्स मिलेंगे जो अलॉटमेंट मनी से पैसा देना बंद करेंगे और वहां फिर हमें शेयर टॉपिक डिफिकल्ट लगने लगता है. अभी हम स्टेट बोर्ड में इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए शेयर्स बहुत इजी टॉपिक रहेगा, फ्री के 10 मार्क बन जाएंगे और सचमुच भी काफी इजी टॉपिक है. सेम एंट्रीज बार बार सिमिलर एंट्रीज रिपीट होती है. अब इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन में दिया जाएगा. अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे या इस क्वेश्चन में भी मिस्टर विष्णु होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. वहां लिखेंगे मिस्टर अजय हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, और यहीं से आपका आंसर रॉन्ग होगा. क्या लिखे हैं वर्ड्स, मिस्टर विष्णु हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स. Even though he applied for 1,200 shares, but is he the holder of 1,200 shares? He applied for 12, he holds only a part of it. So those who are applying for 12,000 are getting 10,000 shares. So if somebody is applying for 1,200 shares, he or she may be getting 1,000 shares only.
तो अभी उस झंझट में नहीं जाना है हमें, वैसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है। अभी तो हमारा क्वेश्चन एकदम सीधा है। 10,000 शेयर्स इशू किए, 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, हम पूरा 12,000 शेयर्स का पैसा रखेंगे और उन लोगों को अलॉटमेंट के समय पर, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय पर उतना पैसा हम माफ कर देंगे। चलिए फर्स्ट एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला। आप लोगों ने लास्ट ईयर बहुत सी एंट्रीज पढ़ी है जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट किया था। डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, फिर कमीशन रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे और जिस जिस का पैसा मिलता है उस नाम से क्रेडिट लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में जब आंसर लिखेंगे तो नरेशन पूरा डिटेल में लिखना, वहां कहीं पर भी कंजूसी मत करना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, बीइंग एप्लीकेशन मनी received for 12,000 shares at ₹3 each, तो 12 3 36,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी मिला है। Being application money received for 12,000 shares at ₹3 each। अब ये जो एप्लीकेशन मनी मिलेगी इसे आप ट्रांसफर करोगे, ये ट्रांसफर होने वाला है शेयर कैपिटल अकाउंट में। सेकंड एंट्री लिखो, आपने फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया था, अब आप इसे डेबिट करके क्लोज कर दोगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹36,000, पैसा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सभी पर्सनल अकाउंट है। कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल इज द अमाउंट फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। And how much shares you can allot? You can allot maximum number of shares that are issued by the company. So here company issued 10,000 shares, तो 2,000 shares का जो हमारे पास में excess money है वो हम allotment account के नाम से रख लेंगे, to share allotment account, to share allotment account, that is 2,000 multiplied by 3, 6,000 rupees. Narration, being application money for 10,000 shares, application money for 10,000 shares transferred to share capital account and excess money to share allotment account। इसका मतलब ये हुआ अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय हमें 6,000 रुपीज अब लेस रिसीव करना है। ये अमाउंट एडवांस में मिल गया, रिसीव करते समय लेस रिसीव करेंगे। और अगर आज के ही दिन हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो हमारा ये जो अमाउंट रहेगा लायबिलिटी में जाएगा, बिकॉज ये पैसे शेयर होल्डर्स को वापस करने पड़ेंगे। ये कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी है, एप्लीकेशन अकाउंट भी हमारे लिए लायबिलिटी है। क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने जो पढ़ा था ना लास्ट ईयर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो ये तो मैंने कह दिया पर्सनल अकाउंट। अब क्वेश्चन है कौन सा पर्सनल अकाउंट रहेगा? एक नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। This account represent the account of shareholders. This account represent the account of shareholders. तो ये सारा representative personal account रहेगा। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए ये याद रखना है, जिस भी अमाउंट को आप ड्यू करोगे वो अकाउंट डेबिट होगा।
चाहे अलॉटमेंट ड्यू करिए, फर्स्ट कॉल ड्यू करिए, फाइनल कॉल ड्यू करिए, जो भी मनी आप ड्यू करोगे उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। सेकंड एंट्री देखो क्या लिखे है हमने, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको ड्यू करना नहीं लिखा, लेकिन यही एंट्री हम आगे लिखने वाले हैं ड्यू करने के बारे में। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू क्यों नहीं करते, हम एप्लीकेशन मनी रिसीव क्यों कर रहे हैं। और अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, तीनों में भी पहले ड्यू करना है और फिर रिसीव करना है। अब इसका आंसर समझो। अब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, फिर 11th स्टैंडर्ड में आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए इनटेक कैपेसिटी कितनी रहेगी, 120 सीट्स पर क्लास या फिर 100 सीट्स पर क्लास, तो 3 सेक्शन के 300 सीट्स रहेगी। तो ये पहले से पता है क्या कि 300 ही एप्लीकेशन मिलने वाली है। कॉलेज कैन गेट एप्लीकेशन फॉर मोर देन 300 सीट्स, इट कैन गेट एप्लीकेशन फॉर 300 सीट्स, इट कैन गेट एप्लीकेशन फॉर लेस देन 300। तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, हमें नहीं पता कि हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी मिलने वाला है। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, शेयर्स अलॉट कर दिए। अब अलॉटमेंट मनी जब हम ड्यू करेंगे, वी आर हैविंग अ फेयर आइडिया कि पैसा 10,000 शेयर्स का मिलने वाला है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन to share premium account, being allotment money due for 10,000 shares, being allotment money due for 10,000 shares at rupees 5 each, at rupees 5 each, including premium rupees 2 per share, including premium rupees 2 each या rupees 2 per share। ये allotment due हुआ। Now the fourth entry for receiving the allotment money, लेकिन कैलकुलेशन दिखाते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 5 रुपए से, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, रिसीवेबल अमाउंट 50,000। इसमें 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000 फॉर शेयर कैपिटल, और 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 रुपीस का शेयर प्रीमियम। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 10,000 shares at rupees 5 each, including rupees 2 per share premium. You expect to get rupees 50,000, however पहले से आपके पास अलॉटमेंट के नाम से 6,000 रुपीज है, तो 50,000 minus 6,000, net amount of 44,000 is receivable from shareholders, right? Entry bank account debit rupees 44,000 to share allotment account rupees 44,000। narration, being allotment money duly received, being share allotment money duly received, जितना ड्यू किया उतना रिसीव भी हो गया। देखो कैसे ये मैच भी होगा, ये 50,000 से यहाँ पर डेबिट है और 6 और 44,000 से क्रेडिट है, मतलब ये अलॉटमेंट अकाउंट ओपन भी होकर के क्लोज भी हो गया। तो द फिफ्थ एंट्री फॉर रुपीज 2 पर शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे हम फिफ्थ एंट्री। अब देखो आप लोग बताओ फिफ्थ एंट्री क्या होना चाहिए। जिसे ड्यू करना है उसका अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आपने अलॉटमेंट ड्यू किया था तो एंट्री क्या लिखे थे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहाँ प्रीमियम पे अलॉटमेंट ड्यू हुआ था इसलिए आप एंट्री लिख रहे हो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम नहीं रहता तो एंट्री क्या रहती थी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस इतनी ही एंट्री रहती थी। यही एंट्री आपको रिपीट करना है फर्स्ट कॉल के लिए, एंड द एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, राइट।
share first call account debit to share capital account. Share first call account debit to share capital account. Being share first call money due for being first call due for 10,000 shares at rupees 2 each. Being first call due for 10,000 shares at rupees 2 each. 5 entries हो गई. Now the sixth entry for receiving the first call, and here defaulter failed to pay both the calls. Share allotment and calls were made and also received except Vishnu holding 1000 shares failed to pay both the calls. तो अभी फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, लेकिन रिसीव करते समय मिस्टर विष्णु के 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा. बैंक अकाउंट डेबिट for the amount received. Call in arrears account debit. Call in arrears account debit for the amount not received to share first call account. Being share first call money received in full. Being share first call money received in full other than 1000 shares. If ये 1000 शेयर्स को कंसीडर न करें तो बाकी सबसे पैसे बराबर मिले. एक शेयर पे 2 रुपए मिलना चाहिए, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 2000 रुपीज नहीं मिला. ये अमाउंट लिखना रह गया, यहाँ 20,000 चाहिए. 20,000 रुपीज में से इफ 2000 रुपीज नहीं मिल रहे, इट मीन्स हमें 9000 शेयर्स एट रुपीज 2 ईच कितना अमाउंट मिल चुका है, 18,000. एंड द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, calls in arrears account debit rupees 2,000 to share first call account rupees 20,000, being share first call money received in full other than 1000 shares. Seventh entry, final call due करना है. Share final call account debit. आपने भी फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, एंट्री लिखे थे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. अभी फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हो, एंट्री लिख रहे हो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू फॉर, या फिर बीइंग फाइनल कॉल ड्यू फॉर, being final call due for 10,000 shares at rupees 2 each. तो ये सेवंथ एंट्री भी कंप्लीटेड, और ये भी 20,000 रुपीज से ड्यू होगा. जैसे आपने सेवंथ एंट्री लिखे वैसे ही आपकी फिफ्थ एंट्री है, फर्स्ट कॉल ड्यू फाइनल कॉल ड्यू. कोइंसिडेंस ये है, दोनों का अमाउंट इसलिए सेम है बिकॉज इट इज 2 रुपीज पर शेयर फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज पर शेयर फॉर फाइनल कॉल. और उसमें भी आगे कोइंसिडेंस, विष्णु ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, फाइनल कॉल भी नहीं दिया. तो जो सिक्स्थ एंट्री है एग्जैक्ट सेम आपको 8 एंट्री लिखना है. लिखिए नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट rupees 18,000, बैंक अकाउंट डेबिट rupees 18,000, call in arrears account debit rupees 2,000,
to share final call account, to share final call account, 18 plus 2, that is 20,000, being final, being share final call, being share final call, received in full, other than 1000 shares. जैसा 6th एंट्री में नरेशन था वैसा ही नरेशन यहाँ 8th एंट्री में भी आया। तो आई होप आपको यहाँ 8th एंट्री तक के ट्रांजैक्शन समझ में आए हो। अब 9th एंट्री है, दैट इज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ई शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। तो हमने फर्स्ट कॉल तक वेट किया, पैसे नहीं दिए, फिर फाइनल कॉल तक वेट किया, पैसे नहीं दिए। तो कंपनी ऐसा नहीं होता कि एकदम एब्रप्टली शेयर्स फॉरफिट कर लेगी। सबसे पहले कंपनी एक रिमाइंडर लेटर भेजती है अपने शेयर होल्डर को कि हमने आपसे, जैसे आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बिल आता है तो उसमें एक डेट लिखी होती है कि कौन से तारीख तक के आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना है। ऐसे ही कंपनी लेटर भेजती है, उस लेटर का नाम रहता है कॉल लेटर, दैट इज द लेटर व्हिच इज सेंट बाय द कंपनी टू डिमांड द अमाउंट फॉर शेयर्स। ऑलराइट, उसमें डेट लिखी रहेगी कि इतने तारीख तक हमारे इस बैंक में आप इतना पैसा सबमिट कर दो, जमा कर दो। इफ शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स टू पे द अमाउंट, फिर कंपनी एक रिमाइंडर लेटर भेजेगी, मतलब बैंक से लिस्ट मिल जाएगी कि किसने किसने पैसा नहीं दिया है, और उस लिस्ट के बेसिस पर कंपनी रिमाइंडर लेटर भेजेगी कि हमने आपको इतने तारीख का कॉल लेटर भेजा था, आपने पैसा नहीं दिया है, अब हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ इतना अमाउंट पे कर दें। और फिर भी नहीं पे करता है तो अब बोर्ड मीटिंग होगी, उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि इसने पैसे बार बार मांगने पर भी पैसे नहीं दिए, तो अब इसका क्या करना है। तो फाइनल एंड सबसे स्ट्रिंजेंट एक्शन ये है कि इसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए। लास्ट ईयर आप लोगों ने मीटिंग्स के टाइप्स पढ़े थे, उसमें एक टाइप है डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर की मीटिंग को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। उसमें एजेंडा भी पढ़ा था, और एजेंडा में एक ये भी पॉइंट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये जो एप्लीकेशंस मिली ना, तो इस एप्लीकेशन को कैसे अलॉट करना है, कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देना है, प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस पर अलॉट करना है, कौन से बेसिस पर अलॉटमेंट करेंगे, ये भी डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होगा। और अब जिसने पैसे नहीं दिए उसका क्या करना है, तो फॉरफीचर करना है, तो फॉरफीचर भी डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही डिसाइड होगा। अब आप देखो, जब भी आपने पैसा मांगा था आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, चाहे सेकंड एंट्री का शेयर कैपिटल हो, थर्ड एंट्री का शेयर कैपिटल हो, फिफ्थ में हो या फिर सेवंथ में हो, हमेशा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन इंटरनल लायबिलिटी। बट जिसने पैसे ही नहीं दिए और हम उसकी मेंबरशिप भी खत्म कर रहे हैं, तो ना वो शेयर होल्डर रहेगा और ना उसकी शेयर कैपिटल रहेगी। तो इन ऑर्डर टू क्लोज द अकाउंट और डिक्रीज द अकाउंट वी आर डेबिटिंग शेयर कैपिटल। अब तक शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, उसे क्लोज करने के लिए शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ये फॉरफीचर की एंट्री पढ़ रहे हैं हम। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलने वाला है ये रहा कॉल्स इन अरियर्स, और एक ये रहा कॉल्स इन अरियर्स। आपको याद है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कहां दिए रहते थे, डेबिट बैलेंसेस में, तो ये भी हमारे लिए रिसीवेबल अमाउंट था और हम अब तक होप कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि पैसा मिलेगा। अब पैसा कुछ मिलने वाला है नहीं, ये डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। टू कॉल इन अरियर्स, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट। और जो पैसा हमारे पास में आ चुका है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से हमारे ही पास में रखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर का मतलब होता है लीगली कंपनी ने इस शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर दी और जो कुछ भी अमाउंट उसने कंपनी को पे किया था कंपनी वो रिटर्न करने वाली नहीं है। हम ट्रेन का टिकट करवाते हैं, टिकट बनवाया और जिस डेट पर हमें जाना था उस डेट पर अगर हम ट्रेन में बोर्ड नहीं हुए तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे क्या? नहीं, हमारा टिकट अब वेस्ट हो गया। ऐसे ही जिसने भी हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया था, फर्स्ट कॉल मनी दे दिया था, लेकिन बाद में हम पैसा मांगते रहे और पैसा नहीं दे रहा तो हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो इससे बचने का एक उपाय रहता है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स।
कंपनी पैसा मांगे इससे पहले ही हम कंपनी को बोल देंगे कि हमारे पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, हम हमारे शेयर रिटर्न करना चाहते हैं, तो कुछ तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। ट्रेन चली गई, 2-3 दिन हो गए, फिर ख्याल आया कि अपन तो उस दिन की अपनी टिकट थी, कैंसिल करवाना है, अब कैंसिल करके पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे पूरे वेस्ट। दैट इज एज सिमिलर एज फॉरफीचर, आपने पैसा दिया और मिलेगा भी नहीं। लेकिन ट्रेन जाने के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पता है कि अब अपन जा नहीं सकते हैं, तो टिकट कैंसिल कराएंगे। कैंसिल कराने पर कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, लेकिन बैलेंस अमाउंट मिल तो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर है, हम डेट चली गई, पैसा नहीं दिए, इसलिए शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर रहे हैं। यहां अमाउंट कितना लिखना है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ ब्लैंक रुपीज, विथ ब्लैंक अमाउंट, तो वो अमाउंट रहता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब, हमने एप्लीकेशन पे 2 रुपया कॉल किया था, फिर अलॉटमेंट पे 5 रुपया कॉल किया था, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, 7 रुपए। फिर हमने कितना कॉल किया, 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में कॉल किए, 7 और 3 10 रुपए, सॉरी 3 नहीं 2 रुपए थे, तो 5 और 2 7 और 2 9, और यहां पर फिर हमने 2 रुपए और कॉल किया था, ये 2 नहीं था, ये 3 रुपए था, तो 3 रुपए एप्लीकेशन मनी कॉल किया, फिर अलॉटमेंट मनी कॉल किया, फिर फर्स्ट कॉल मनी कॉल किया, और फिर फाइनल कॉल मनी कॉल किया। अगर आप अलॉटमेंट के बाद में शेयर फॉरफिट करते हो तो यहाँ अलॉटमेंट तक का ही अमाउंट आएगा। अभी आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, फाइनल कॉल तक के आपके एक शेयर का अमाउंट कितना हो चुका है, पूरा 10 रुपीज, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आप डेबिट करिए 10,000, और ये 2000 भी पे होना बाकी था, और ये 2000 पे होना भी बाकी था। 4000 रुपीज आप कॉलिंग अरियर के नाम से लिखिए। 10,000 रुपीज में से 4000 नहीं मिले हैं, मतलब हमें शेयर होल्डर से कितना पैसा मिल चुका है, 6000 रुपीज का। नरेशन लिखिए इसका, बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 1000 शेयर्स of Vishnu forfeited, FORFEITED, for non-payment of call money, या फिर both calls, दोनों भी कॉल मनी उसने नहीं दी, इसलिए हमने शेयर्स फॉरफिट किए। इन दिस वे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखिए, कुछ डाउट हो तो आप पूछिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर मेंशन करवाता हूं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। पेज नंबर 309 का क्वेश्चन नंबर 10, नोट इट डाउन। पेज नंबर 309 क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसके बाद है पेज नंबर 315 क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर 315 क्वेश्चन नंबर 17 सेंचुरी लिमिटेड का क्वेश्चन है। इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 उषा कंपनी और दांडेकर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 क्वेश्चन पेज नंबर 315 के, और एक क्वेश्चन था पेज नंबर 309 का। ऐसे 4 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। थैंक यू। वो मैं